हाय। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस थे। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज हैं इसके स्टार्ट होने के। इकोनॉमिक कॉजेज हैं। इकोनॉमिक कॉजेज हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ सोशल रिलीजियस कॉजेज भी हैं, है ना। सोशियो रिलीजियस कॉजेज। ठीक है। तो इस तीनों कारणों को हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स से बिल्कुल तंग हो गए थे इंडियंस। ठीक है। और जाके ये बड़ा सा रिवोल्ट हुआ 1857 का। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस से। पॉलिटिकल कॉजेस कौन कौन से थे? तो पॉलिटिकल कॉजेस में जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं वो है कि डलहौजी जो आए इंडिया में, है ना, सबसे पहला तो वही हो गया। और उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, और उसका यूज़ करके उन्होंने कितने स्टेट्स को एक्वायर किया था? 7 स्टेट्स को। ठीक है। और उससे भी ज़्यादा किया था, छोटे छोटे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या था? हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हो, लेकिन एक मोटा मोटी मैं बताऊं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? जिस राजा का कोई पुत्र नहीं है, जिस नवाब का कोई बेटा नहीं है, उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। सिंपल। ठीक है, यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसका यूज करके डलहौजी ने लगभग इंडिया को पूरे को कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण आपको शायद पता ना हो, है ना, ये नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं। और वो है मुगल बादशाह को लाल किले से हटा दिया गया था। ठीक है। लाल किले से उनको हटा के बोला गया था कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए। ठीक है। ऑर्डर्ड, वॉज ऑर्डर्ड, है ना, वॉज ऑर्डर्ड टू लीव रेड फोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुगल बादशाह को बोल रहे हैं ऐसा अपने घर छोड़ने के लिए। तो एक पॉलिटिकल जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनको काफ़ी प्रभाव, गुस्सा उनके अंदर आया होगा, राइट। ये एक कारण हो गया। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो और कारण में आप देखोगे, जो नाना साहेब थे, आपको याद है कि बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे, रघुनाथ राव के पुत्र, उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया गया था और उनको कानपुर भेज दिया गया था। ठीक है। तो उन्हीं के जो पुत्र थे नाना साहेब, है ना, कोत पुत्र नाना साहेब, उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। क्योंकि उनको पेंशन दिया गया था, बाजीराव सेकंड को पेंशन दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब जाके सब्सिडी अलायंस पे उन्होंने साइन किया था। तो जो नाना साहेब थे उनके पुत्र, उनका पेंशन रोक दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ की है। नाना साहेब्स पेंशन पेंशन वॉज रिफ्यूज्ड, है ना, रिफ्यूज कर दिया उनके पेंशन देने से। ठीक है। वो नाराज हो गए, मुगल नाराज हो गए पहले से। और बाकी के जो राज्य थे जिनको उन्होंने हड़प लिया था, झांसी वगैरह सब कुछ लेके, तो वो नाराज थे। ठीक है, ये कारण हो गया। अब जो कर्नाटका, जो साउथ में थे, कर्नाटक के जो नवाब थे, है ना, नवाब का एबॉलिस्ड नवाब टाइटल और राजा टाइटल अब कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है, एबॉलिस्ड नवाब एंड राजा टाइटल। ठीक है। राजा का टाइटल और नवाब का टाइटल अब कोई नहीं लेगा। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी बात है। ओके। नवाब किसका बोला गया? तो कर्नाटक का नवाब, है ना, कर्नाटक का नवाब। और राजा कहाँ के थे? त्रावणकोर के। ठीक है, इनको बोला गया अब आप ना राजा रहोगे, आप ना नवाब रहोगे, आपको ये टाइटल आपसे छीना जाता है। ठीक है। तो ये देख रहे कितनी बड़ी बात है ये। और इन्होंने ये नहीं, बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में तो सारे सेंट्रल इंडिया से लेके, नॉर्थ इंडिया से लेके और साउथ इंडिया को पकड़ा। ठीक है। उसके बाद दिल्ली पे मुगल मुगल को नाराज किया, फिर नाना साहब को कानपुर में नाराज किया, साउथ में कर्नाटक और त्रावणकोर को नाराज किया, है ना। तो पूरे इंडिया को नाराज कर दिया इन्होंने पॉलिटिकल कॉज, है ना, रीजन से। अब पॉलिटिकल रीजन में ही आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज भी ले सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल में, या फिर हम अगर कॉजेज की बात करें तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं कि और क्या क्या कॉजेज थे।
तो ये पॉलिटिकल का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग रख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस कौन कौन से थे जिसके कारण उन्होंने किया, रिवॉल्ट हुआ उसके कारण? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में आप देखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, कॉजेज जिससे लोग बहुत नाराज हो गए थे, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में जो पूरा सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने लिए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जो सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्विसेज में इंडियन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो रैंक है पुलिस का, है ना, उसमें आप हवलदार से ऊपर नहीं जा सकते हो, या पुलिस में आप हायर रैंक पे नहीं जा सकते हो, है ना। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। तो और कहा जाता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे या फिर जो कॉर्नवालिस थे, है ना, उन्होंने क्या बोला था, कॉर्नवालिस ने क्या बोला था सबसे पहले तो, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो इंडियन है वो केपेबल ही नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए, है ना, सिविल सर्विसेज के लिए केपेबल ही नहीं है ना। इंडियंस भ्रष्टाचारी हैं वगैरह वगैरह, है ना, इनडिसिप्लिन है, जाहिल है, ये सब चीज़ें कॉर्नवालिस ने बोला था, ठीक है, इंडियंस के बारे में। तो इंडियंस को सिविल सर्विसेज में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। जो जुडिशरी सिस्टम आप देखोगे, जुडिशरी सिस्टम जो था वो भी क्या था, है ना, आप बोल सकते हैं फॉल्टी था जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि इंडियन जज जज होगा नहीं उसमें, जो भी होगा यूरोपियन जज होगा, ठीक है। तो आपको जो यूरोपियन है वो अपने लॉ के हिसाब से आपको जज किया जाएगा उसमें, है ना, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और आप जाओगे काम से सीधा, है ना, वो मुकदमा क्या होगा। तो पहले का सिस्टम ही अलग था। तो ना तो आप जज बन सकते हो, ना आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो, इंडियंस के लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म थी, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना, टैक्सेशन सिस्टम हमने पूरा एक्सटेंसिव तरीके से देखा है ना, पूरा हम पूरा देख रहे हैं पिछले वीडियोस में कि कैसे ब्रिटिशर्स शोषण कर रहे हैं। तो वो सारे कारण है ना, वो सारे कारण हैं इस रिवॉल्ट के होने के, ठीक है। तो टैक्सेशन सिस्टम में क्या था, अब आपने मान लीजिए आप रैयतवाड़ी सिस्टम में है ना, लैंड रेवेन्यू में आपने नहीं दे पाए, बारिश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपका उत्पादन हुआ नहीं खेत में, है ना, फसल हुआ नहीं ढंग से, फिर भी आपको देना है उसको टैक्स, और नहीं दोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अब हटा दिया गया तो फिर क्या करेंगे आप, मरेंगे, है ना। तो टैक्सेशन सिस्टम भी फॉल्टी था, फॉल्टी मतलब एक्सप्लॉयटेटिव था, राइट, एक्सप्लॉयटेटिव, ये भी कारण था, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण आप इसको मान सकते हो। और हाँ, पॉलिटिकल रीजन में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अवध के नवाब थे, है ना, उनको बोला गया, जो वाजिद अली शाह थे, अवध को एनेक्स कर लिया गया था, हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को जब हम अवध देख रहे थे। तो वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, उनको बोला गया कि आप मिस रूल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने अवध में आप मिस रूल कर रहे हो, आप ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, गलत तरीके से आप रूल कर रहे हो वहाँ पे, तो आपका जो अवध है उसको एनेक्स कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। ये कारण था पॉलिटिकल रीजन में, ये ऐड रखिए, आप ध्यान में रखिए। उसके बाद वाजिद अली शाह के जो बेगम है और उनका जो पुत्र था बिजरिस, बिजरिस कादिर, है ना, उनका पुत्र, तो बिजरिस कादिर के लिए, है ना, उनकी उनकी जो बेगम थी, उन्होंने विद्रोह में लखनऊ से मोर्चा संभाला था, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। और उसके बाद एक और रीज़न आप करोगे कि पंजाब, पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया था, है ना, पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया था 1849 में, ठीक है, 30 मार्च को, दिलीप सिंह। तो ये सारी रीजंस थे, पॉलिटिकल रीजंस। अब हम देखेंगे सोशल रिलीजियस कॉजेस, ठीक है, सोशल सोशल रिलीजियस कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस।
तो सोशल रिलीजियस कॉजेज में सबसे पहली चीज़ तो है जो उन्होंने एक्ट्स लाए, है ना, जो सती को अबॉलिश किया गया था। हम सोशियो रिलीजियस जब रिफॉर्म्स देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, इन सब का कैसे उन्होंने वर्क किया था। तो उस टाइम पे क्या था कि जो सती था वो हमेशा के लिए सती, उस टाइम पे क्या अभी भी या उससे पहले एक बैड प्रैक्टिस है बोलेंगे हमारे रिलीजन में, है ना, हिंदू रिलीजन में। तो सती को अबॉलिश किया उन्होंने, ठीक है, सती सिस्टम। फिर पर्दा सिस्टम हटाया, बलि सिस्टम को हटा दिया गया, है ना। उसके बाद आप देखोगे विडो री मैरिज एक्ट लाया गया। ये सारे कारण थे, ठीक है। तो 3 एक्ट आप याद रखो इसमें, सोशल रिलीजियस में 3 एक्ट्स, 3 एक्ट्स। एक सती, है ना, सती सिस्टम को एबॉलिश किया गया, के ऊपर लाया गया था। ये कब लाया गया था? 1829 में, ठीक है। फिर बलि को हटाया गया, बलि सिस्टम जो बलि हम देते हैं ना, उसको हटाया गया 1843 में, ओके। उसके बाद विडो री मैरिज एक्ट, हिंदूज विडो, हिंदूज विडो री मैरिज एक्ट, री मैरिज एक्ट जो आया था 1856 में, ठीक है। तो इन 3 ने तो पूरा, बोलते हैं ना, आग मचा दिया पूरे हिंदू समाज में, ठीक है। अब उस टाइम के लिए तो ये सबके लिए, आप उस टाइम क्या, आप भी अभी भी ले लो, अगर कोई प्रैक्टिस सही नहीं है, अगर उसको तुरंत बैन कर देती है सरकार, तो फिर क्या होगा? भले ही वो अच्छी ना हो प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसका विरोध होता है। तो वैसे उस टाइम पे इसका तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ होगा, है ना। तो सती सिस्टम, बलि सिस्टम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ये 3 लॉज एक्ट्स बहुत भारी पड़े थे, ठीक है। लेकिन ये अच्छा किया गया था बेसिकली, लेकिन फिर भी उस टाइम के लिए ये सही नहीं था, है ना। तो ये हो गया सोशल रिलीजियस कॉजेस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता था इनका, है ना, डायरेक्ट इंटरफेरेंस। क्योंकि ये, इसको आप देखेंगे तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस ही है ना हमारे रिलीजन में, उस टाइम के लिए देखे तो, है ना, डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन रिलीजन, रिलीजन, ठीक है। इसके साथ 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 आप देखोगे तो जो मशीनरीज थे, है ना, मिशनरीज, मशीनरीज नहीं, मिशनरीज, मिशनरीज थे, वो क्या होते हैं? जो धर्म, अपने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए आते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लो, उनके केस में फादर होते हैं ना क्रिश्चियन रिलीजन में, तो वो क्या करेंगे, बाइबल लेके बहुत सारे जगह पे जाएंगे और अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, है ना। और आपके, हो सकता है किसी किसी केस में आपके रिलीजन के बारे में गलत बोलें, हो सकता है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन उस केस में उस टाइम पे ऐसा होता था। तो उनको मशीनरीज कहते हैं, है ना, मिशनरीज। उस टाइम पे मिशनरीज भेजा गया था, वेर अलाउड। फिर धर्म पे अटैक, है ना। उसके बाद एक लॉ है, उसने तो पूरा खत्म ही कर दिया सब कुछ, है ना। एक ये 3 लॉ हो गए, ये 3 लॉ हो गए, और फिर ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया, फिर मशीनरी हो गया, मिशनरीज। और फिर आया हमारा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट 1856 में आया था ये, जो डलहौजी ने लाया था। डलहौजी ही मेन कारण था, ठीक है, क्योंकि डलहौजी के बाद आते हैं कैनिंग। तो कैनिंग ऊपर देखते हैं आसमान में और बोलते हैं कि ये जो शांत आसमान है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक भूचाल आने वाला है इसके पीछे, है ना, वो उन्होंने बोला था। क्योंकि डलहौजी ने ऐसा ऐसा काम कर दिया था 1856 तक कि पूरा विद्रोह के लिए रेडी था इंडिया। तो 1856 में आया था एक एक्ट जिसको बोलते हैं रिलीजियस रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट। अब ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है, इसने तो पूरा कोहराम ही मचा दिया था, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी ने अपना रिलीजन चेंज किया, ठीक है, कोई पिता है और उसके बेटे ने रिलीजन चेंज कर लिया, है ना, तो उसको जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसने, इस एक्ट ने क्या बोला कि अगर आप अपना रिलीजन चेंज करते हैं तो आपको जमीन मिलेगा आपके हिस्से का, ठीक है। तो इसमें इनहेरिटेंस, अगर आप रिलीजन चेंज करते हैं तो इनहेरिटेंस का लॉ आपको लागू होगा, आपसे छीना नहीं जाएगा। तो यही था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि अपने रिलीजन पे प्रहार, है ना, अलग अलग एक्ट लगे, ठीक है।
और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब ये लॉ लाया गया था, सती या सती बिल लाया गया था, तो एक जाने माने इंटेलेक्चुअल है ना, एक राधाकांत देव, राधाकांत देव उस टाइम के थे, ठीक है। उन्होंने बोला था, राधाकांत देव ने बोला था कि ये गलत है, सती को बैन नहीं करना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट आया था ना, तो उन्होंने बोला था कि हमारे रिलीजन के ऊपर ये प्रहार है, और ये बहुत ही पढ़े लिखे थे, है ना, ये इंटेलेक्चुअल थे उस टाइम के, ठीक है। तो ये भी याद रखना है जब हम आएंगे आगे सोशल रिलीजियस कॉजेज में, सॉरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में, तो फिर से हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। राधाकांत थे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट कॉज पे चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने तीन पॉलिटिकल कॉज देख लिया है, सोशल रिलीजियस कॉज देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज देख लिया, अब हम चलेंगे इकोनॉमिक कॉजेज पे। इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉजेज, तो इकोनॉमिक कॉजेज तो काफ़ी सिंपल है ना। हमने देखा था इकोनॉमिक कैसे इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लोइटेशन किया 1947 तक, है ना। तो सिंपल है, वही चीज़ आप लिख सकते हो उसमें, इकोनॉमिक कॉज कौन कौन से हैं। तो उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो फॉल्टी था, है ना, उसके कारण इकोनॉमिक, है ना, स्ट्रेस आया। उन्होंने हमको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज थे उसको भी बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। उन्होंने विलेज को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन ऑफ विलेज, क्यों? क्योंकि जो नहीं दे पाता था टैक्स उसको भगा देना है, ठीक है। जमींदारी सिस्टम ले आया, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सारे सिस्टम क्या किए, विलेज को ब्रेक डाउन कर दी, आपसी रिलेशन खराब हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ विलेज सिस्टम, है ना, सिस्टम या सेल्फ सफिशिएंसी। हम अभी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, है ना। तो आत्मनिर्भरता उस टाइम पे थी पहले से, ब्रिटिशर्स से पहले, ठीक है। हर गांव संपन्न था हमारा, ठीक है, जनरली बोले तो। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इतना उन्होंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया, इतना प्रेशर डाला, कमर्शियल क्रॉप्स को लाया, है ना, फालतू की चीज़ें उपजाई, ठीक है, ऊपर से टैक्स भी लिया और ख़त्म कर दिया पूरे कल्चर को। तो ब्रेक डाउन हो गया, तो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का खात्मा हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस आया, लोगों के बीच में गुस्सा आया, है ना। हाई टैक्स रेट, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, इतना टैक्सेशन उसके ऊपर लगाया गया था हर जगह पे, ठीक है, ये कारण था। फिर उसे में आप इस सबको जोड़ के देखो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ इज अ कॉज, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया उन्होंने इंडिया से। और जो फैमिन थे, है ना, फ्रीक्वेंट फैमिन्स, लाखों के लाखों लोग मर जाते थे ऐसी, है ना, ये कारण था। बैकवर्ड कर दिया था उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को। तो ये सारे कारण है, इकोनॉमिक कॉस्ट तो सबसे ज़्यादा होता है, इफेक्ट करता है इंसान को, है ना। खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज हो गया। तो ब्रिटिशर्स आप देख रहे हो कि हर लेवल पे इंसान को तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, है ना, इंडियंस को। पॉलिटिकल कॉज आप देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, सोशल रिलीजियस कॉजेस, है ना, इकोनॉमिक कॉजेस। फिर इसके साथ साथ और भी कॉजेज हैं, जैसे कि एक कॉज हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मिलिट्री कॉज, मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। मिलिट्री कॉजेज में आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, है ना, इंटेंस बोल सकते हैं आप, इंटेंस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देखिए, मूल कारण क्या था इन सब चीज़ों का, डिस्क्रिमिनेशन, मूल कारण ये था कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि वो सुपीरियर रेस है। क्या है वो सुपीरियर रेस है, हमसे सुपीरियर है, भगवान ने ही उनको हमसे सुपीरियर बनाया है, ऐसा उनकी सोच में था। अभी भी है बहुत सारे लोगों के सोच में ऐसा, ठीक है। तो
अब सोच ही ऐसी होगी तो डिस्क्रिमिनेशन करेगा ना, है ना, वही चीज़ है। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो था ना इनमें, इसके कारण इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, पोस्ट में ऊपर नहीं जा सकते हैं, हवलदार तक ही जा पाएंगे आप, है ना, ऑफिसर आप नहीं बन पाएंगे। और फिर काम करना, सैलरी कम थी, यूरोपियन जिस पोस्ट में यूरोपियन थे और जो इंडियन थे उसमें इंडियंस को कम पैसे मिलते थे, उसको उनको ज़्यादा मिलता था। ठीक है, उसके साथ साथ उनको जो फूड दिया जाता था वो घटिया क्वालिटी का, है ना, जो ड्रेस दिया जाता था यूनिफॉर्म वो भी घटिया क्वालिटी का, और जो पोस्ट जिस पे थे वो लोअर पोस्ट था बिल्कुल, है ना। और ऐसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाता था सर्विसेज के लिए जहाँ पे कोई नहीं जाता, जहाँ पे यूरोपियन जा ही नहीं सकते थे, है ना, वो जंगल वो पहाड़ कहाँ कहाँ भेज सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के कॉज थे, है ना, कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज थे। और इसके बाद आता है हमारे इमीडिएट कॉज कि 1857 में जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट होने से पहले उस टाइम पे क्या हुआ, है ना, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इमीडिएट कॉज आप देखोगे, जिसने बोलते हैं ना कि सब कुछ था बस चिंगारी लगाने की देर थी, तो वो चिंगारी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, इमीडिएट कॉजेज में तो चिंगारी कैसे लगी उस टाइम पे। तो 1856 में आए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1856 में डलहौजी के जाने के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, और यही वाइसरॉय बनेंगे क्योंकि विद्रोह के बाद क्या होता है, क्राउन के पास चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस। तो लॉर्ड कैनिंग आए डलहौजी के बाद, उन्होंने एक गन इंट्रोड्यूस किया, है ना, इंट्रोड्यूस्ड राइफल, जिसको बोलते हैं इनफील्ड राइफल। ठीक है, इनफील्ड राइफल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंडियन मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें इनफील्ड राइफल नए तरीके का एक एडवांस राइफल था। ठीक है, अब इस इनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज था, ठीक है, आप देखोगे जो बंदूक होता है, ठीक है, उसकी गोली ऐसे होती है। ठीक है, आगे से ऐसी होगी, ऐसी होती है, और ये जो होता है ना पोर्शन पीछे का, इसको कार्ट्रिज कहते हैं, ये वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को कहते हैं कार्ट्रिज। ठीक है, इस कार्ट्रिज में होता है गन पाउडर। ठीक है, इसी में होता है गन पाउडर जो जलता है। ठीक है, और ये जलने के बाद क्या करेगा, ये जो है ना आगे का जो पोर्शन है, ये जो आगे का पोर्शन है ना, आग लगेगी कार्ट्रिज में और ये जो पोर्शन है ये जाएगा आगे। ठीक है, फोर्स के साथ, और वो घुस जाता है अंदर। यही बुलेट का काम है। ठीक है, तो जलता कौन सा पोर्शन है, कार्ट्रिज वाला पोर्शन जलता है। अब देखिए इसको जलने के लिए उसके साथ साथ फ्रिक्शन कम करने के लिए, है ना, ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑयल, ऑयल कहाँ से मिलता है, फैट से मिलता है। ठीक है, जनरली वेजिटेबल ऑयल, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, या ग्रीस आप कह सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो ग्रीस, जो ऑयल यूज होता था, वो कहा जाता था कि इसमें बीफ ऑयल, बीफ का और पिग का फैट यूज किया जाता है ना, सुगर का, चर्बी, और है ना बीफ, बीफ मतलब भैंस, भैंस का, भैंस या गाय, तो उसका फैट यूज किया जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ कवरिंग के लिए, के चारों तरफ जो कवरिंग होगा ना कार्ट्रिज। ठीक है, तो और ये रहता था एक पैकेट में, ये क्या रहता था, एक पैकेट में रहता था। उस पैकेट के चारों तरफ भी ग्रीस रखा रहता था, क्योंकि इसमें डालना है तो ग्रीस तो लगेगा उसमें। तो इसके चारों तरफ ग्रीस रहता था और वो हाथ से नहीं फट पाता था, तो उसको दांत लगा के फाड़ना पड़ता था, है ना, दांत से फाड़ना पड़ता था। तो दांत लगा के आप फाड़ोगे, उसके ऊपर किसके किसका है, पिग और बीफ का फैट है। आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो, ज़्यादातर वही यूज करते थे। वो कैसे फाड़ेंगे, धर्म पे प्रहार हो गया। तो ये इमीडिएट कॉज था, है ना, इसने सबसे ज़्यादा गुस्सा पैदा कर दिया सब में। पिग या पॉर्क आप कह सकते हो। ठीक है, पॉर्क का फैट होता था। ठीक है, कहीं कहीं आपको पिग मिलेगा, पॉर्क वो की एक ही चीज़ होता था। तो ये इमीडिएट कॉज था। ठीक है, इस रिवॉल्ट के स्टार्ट होने का। और स्टार्ट हुआ कैसे, तो रिवॉल्ट का जो बिगिनिंग है वो हुआ मंगल पांडे से। ठीक है,
29 मार्च 29 मार्च, ठीक है, 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे, मंगल पांडे, तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे, ठीक है, जो कि बैरकपुर रेजिमेंट में थे या गैरिसन में थे, बैरकपुर गैरिसन, है ना, ये थे हिंदू ब्राह्मण, ठीक है। इन्होंने ये है ना इनफील्ड राइफल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और राइफल से अपने गन से इन्होंने 2 लोगों को मार दिया, ठीक है, इन्होंने 2 लोगों को मार दिया। एक था जनरल जनरल बाग, ठीक है, और दूसरा था जनरल ह्यूगसन, ओके, ह्यूगसन। इन दोनों को गोली से उड़ा दिया, दोनों को किल, है ना, दोनों को गोली से उड़ा दिया, ठीक है, मंगल पांडे ने। और फिर इनको 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 में इनको हैंग कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया था मंगल पांडे को, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला इंसिडेंट 1857 के रिवोल्ट का, ठीक है। मंगल पांडे से कहानी स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअल जो रिवोल्ट है उसका इनिशिएशन, है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857, वो स्टार्ट कब हुआ था एक्चुअल में? तो स्टार्ट हुआ था वो 10 मई को, 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। कहां से? मेरठ से। और मेरठ के जो कमांडर थे वो थे कदम सिंह, ठीक है, कदम सिंह। उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था, कंटोनमेंट, मेरठ कंटोनमेंट को अपने अंदर में कर लिया, और मेरठ से चले गए वो दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली में पहुंचे वो 11 मई को, 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। और दिल्ली में वो मिले बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह सेकंड से, और बोला कि आप है कमांडर, है ना, लीडर ऑफ द रिवोल्ट। उनको लीडर ऑफ द रिवोल्ट घोषित किया उन्होंने, ठीक है, लीडर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। और यहां से स्टार्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जगह से कौन कौन से लीडर थे, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि शुरुआत कहां से होती है, मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं, ठीक है। डेट, कौन से दिन स्टार्ट हुआ, जगह कौन सा था, और वहां पे लीडर कौन था, ठीक है। यह सारी चीजें मैं एक एक करके नोट डाउन कर देता हूं। तो आपको पता है 11 मई, 11 मई को प्लेस क्या था? दिल्ली, है ना, दिल्ली से स्टार्ट किया, दिल्ली से स्टार्ट हुआ रिवोल्ट। लीडर किनको बनाया गया? लीडर बनाया गया बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर या सेकंड। और इनके साथ थे इनके कमांडर, केपेबल कमांडर, क्योंकि बहादुर शाह बहुत ही बूढ़े हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उनके कमांडर थे, वो थे भक्त खान, भक्त खान, ठीक है। तो दिल्ली से आप याद रखो, बहादुर शाह तो थे ही लीडर, भक्त खान भी याद रखना, ठीक है। फिर आप देखोगे लखनऊ में स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर लखनऊ में स्टार्ट हुआ 4 जून या 12 जून बोलते हैं, मैं 4 जून लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लखनऊ में स्टार्ट हुआ 4 जून को, और लीडर थे हमारे वाजिद अली शाह की बेगम, बेगम हजरत महल, हजरत महल, ठीक है। इनका पुत्र था बिजरिस कादिर, बिजरिस कादिर, ठीक है। तो लखनऊ से कमान संभाला हजरत महल ने, ठीक है। फिर 4 जून को या 12 जून आप ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर, ठीक है।
झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। और उनके साथ से थे तांत्या टोपे, तांत्या टोपे। फिर तांत्या टोपे चले जाते हैं कानपुर, है ना, और नाना साहब का सपोर्ट करते हैं। तो फिर बात आती है कानपुर की, तो 5 जून, ठीक है, कानपुर में रिवॉल्ट हुआ। नाना साहब थे वहाँ के कमांडर, नाना साहब मराठा, आपको याद हो, जिनका पेंशन बंद कर दिया गया था। और तांत्या टोपे भी वहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है। तांत्या टोपे ने भी कमान संभाला। फिर 5 जून को ही इलाहाबाद में भी, 5 जून इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में लियाकत, लियाकत अली, ये सब नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ये आता है जनरली, ठीक है। प्लेस आएगा और लीडर आएगा मैच करने के लिए, ओके। फिर 12 जून को, 12 जून, ठीक है, जगदीशपुर, हमारे बिहार में जगदीशपुर, ठीक है। जगदीशपुर से आप सबको पता है किन्होंने संभाला था, कुंवर सिंह, वो भी 80 साल की उम्र में थे, ठीक है। वो कुंवर सिंह और साथ साथ अमर सिंह, अमर, और नाम आपको शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सिंह और अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह, अमर सिंह, जगदीशपुर। फिर आगे चलेंगे बरेली। तो बरेली में 20 से 22 जून कंसीडर कर लीजिए, और ये आपका बरेली, ठीक है। बरेली में थे हमारे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ओके। फिर जून में ही, इतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, ठीक है, जून में ही हुआ फिर फैज़ाबाद से, फैज़ाबाद, और यहाँ के लीडर थे अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, ठीक है। फिर जून में ही बात करें तो फतेहपुर, फतेहपुर से थे अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान। और फिर हमने देखा है कि मेरठ में कौन आया, मेरठ में आपको पता है ये कदम सिंह थे, मेरठ से कदम सिंह, कदम सिंह, ठीक है। और फिर मथुरा से देवी सिंह, आसाम से मनीराम दत्ता, और ऐसे करके बहुत सारे लीडर्स हैं, बट आपको जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ठीक है, कहाँ किन्होंने कहाँ से कमान संभाला। लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। मेरठ, फिर आप लोगे मथुरा, मथुरा से थे देवी सिंह, ठीक है। फिर आसाम, आसाम से आप देखो मनीराम, मनीराम दत्ता, ठीक है। यक्कंदा परेश्वर, ठीक है। राजस्थान से जयदयाल सिंह, जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, ठीक है। ओडिशा से, उस टाइम पे ओडिशा था, तो सुरेंद्र, सुरेंद्र शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही, उज्जवल। और गोरखपुर से, गोरखपुर से थे गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, ठीक है। फिर मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, ठीक है। बिजनौर से मोहम्मद खान, और मंदसौर से फिरोज शाह। आप वर्बली याद रख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो मैंने येलो में लिखा है वही है। अब रिवॉल्ट जो है वो फेल हो गया, आप सबको पता है
है ना। फेल होने के कारण क्या थे, है ना, तो अब हम उसको जानेंगे। कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला हम कह सकते हैं कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे कि हर जगह पे कहीं मई में स्टार्ट हो रहा है, कहीं जून में, कहीं जुलाई में, कहीं सितंबर में, कोई लीडर नहीं है, कोई एकजुट होकर उन्होंने नहीं किया। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। कोई कोई जैसा मैंने बोला, कोई मई में कर रहा है, कोई जून में कर रहा है, कोई दिसंबर में कर रहा है, कहीं 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 हो रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, साथ साथ लैक ऑफ रिसोर्स है। अब लैक ऑफ रिसोर्स तो बहुत ऑब्वियस चीज़ हो गया। ठीक है, कि पहले से ही पैसे नहीं थे किसी के पास, राज्य छिन गया सबका, किसी को सैलरी नहीं मिल रही थी, कैसे करेंगे, है ना, किसी के पास पैसे नहीं थे, कहाँ से गन लाएंगे। ब्रिटिशर्स के पास इतने मॉडर्न मॉडर्न सबसे बेहतरीन गन थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गन था उनके पास। इंडिया कैसे करेगी, है ना, यहाँ पे कुछ था ही नहीं पैसा वैसा। साथ साथ आप ले सकते हो लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, आप इसी के केस में देख लो झांसी, है ना, तो महारानी लक्ष्मीबाई को क्या बोलते हैं उसको, धोखा दे दिया था सिंधिया जी ने, है ना, ग्वालियर के सिंधिया चले गए थे वो ब्रिटिशर्स के पास। तो ये भी एक एग्जाम्पल है लैक ऑफ यूनिटी का। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लैक ऑफ नेशनलिज्म। उस टाइम पे नेशनलिज्म के बारे में, एक देश के बारे में कोई बात नहीं करता था। ठीक है, लैक ऑफ नेशनलिज्म। बट यहाँ के बाद नेशनलिज्म की भावना जगी सब में। ठीक है, और एक चीज़ मान सकते हैं कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे काफ़ी एडवांस थे, वेपन्स के केस में आप देख लीजिए या पैसे के केस में, क्योंकि इतना एक्सप्लॉइट हमें किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उनके यहाँ पे, है ना, तो इस कारण से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साउथ इंडिया ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना, देखेंगे तो साउथ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट उतने बड़े लेवल पे, जैसे नॉर्थ में हुआ था, सेंट्रल इंडिया में हुआ था, वैसे साउथ में नहीं हुआ पार्टिसिपेट। ठीक है, हुआ था लेकिन उतने लेवल पे नहीं हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे जो हायर क्लासेस थे उन्होंने नहीं किया पार्टिसिपेट, जो जमींदार क्लास थे, है ना, हायर क्लासेस ने भी नहीं किया, जो अमीर थे पहले से, हायर क्लासेस नॉट पार्टिसिपेटेड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो ये कारण है, आप सबको पता है, ये सारे नॉर्मल से कारण, ऑब्वियस से कारण है। ठीक है, इसके फेलियर होने के। फिर हम आते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, रिवॉल्ट के रिजल्ट्स क्या हुए, मतलब इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद सिंपल है, आप सबको पता है कि क्वीन ने बोला कि अब कंपनी से कारोबार हटा के, है ना, कंपनी जो रेगुलेट करती है अब वो कंपनी रेगुलेट नहीं करेगी, हम करेंगे। तो इसके बाद आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हो, 1858। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, इस चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ, तो इस चार्टर्ड एक्ट में कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को एबॉलिश किया जाता है, एबॉलिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब करके क्या मतलब, अब तो पहले ही कर चुके हैं सब कुछ, सब पे अधिकार। एबॉलिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, मतलब क्वीन का कहना यह था कि भैया हमने नहीं किया, कंपनी ने किया था आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन, तो अब हम सुधार करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, तो एबॉलिश किया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को। ठीक है, और एक्सपेंशन को बैन किया, बैंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर के एक्सपेंशन को वहीं पे रोका। अब क्या एक्सपेंड करेंगे, पूरे देश पे तो अधिकार कर चुके हैं। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट वर्क्स किए गए, है ना, डेवलपमेंट वर्क्स वो अपने लिए ही कर रहे थे, हमारे लिए नहीं। कहाँ कहाँ किया, रेलवेज में किया, है ना, डेवलपमेंट वर्क, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज,
ये सब जो उनके काम का था, पोस्टल सर्विसेज। लेकिन इससे फ़ायदा बहुत उठाया इंडियंस ने, ठीक है, इंडियंस ने बहुत फ़ायदा उठाया इसका, और इसी से नेशनलिज्म है ना की भावना पूरे देश में फैल सकी, ठीक है। इसके साथ साथ शिपिंग में भी हुआ, क्योंकि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। अब रेलवेज आ गया, भाई बैठो ट्रेन में पहुंच जाओ, अपनी भावनाओं को वहां पे बताओ, है ना। तो रेलवेज का बहुत बड़ा हाथ है हमारे इंडिपेंडेंस में, ठीक है, ओके। तो अब चार्टर्ड एक्ट में और कौन कौन से एक्ट थे, तो इसमें दो कमीशन थे बेसिकली, आप याद रखो। तो इसमें दो कमीशंस थे, ठीक है। एक था पील कमीशन, पील कमीशन, ठीक है, पील कमीशन था। पील कमीशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया आर्मी को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। आर्मी, इसका कहने का मतलब क्या है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन रहेंगे आर्मी में, क्योंकि देख इंडियंस के भरोसे छोड़ेंगे तो फिर रिवोल्ट कर लेंगे, है ना, वो था पील कमीशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ यूरोपियंस हैज टू इंक्रीज, इन नंबर ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन वेर इंक्रीज्ड, ठीक है, उनको बढ़ा दिया गया, वेर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो पील कमीशन ने ये किया, और इसके साथ एक और कमीशन है जो है रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। और उन्होंने, रॉयल कमीशन ने क्या किया, तो नए नए रेजिमेंट का फॉर्मेशन किया, है ना, यहीं से आप करो तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, क्योंकि 1857 में आप देखोगे हिंदू मुस्लिम सब मिल के विद्रोह कर रहे थे, है ना। तो डिवाइड एंड रूल, इससे क्या, इसका मतलब कैटेगराइज्ड, कैटेगराइज्ड रेजिमेंट्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, है ना, अ, उसके बाद गोरखा रेजिमेंट, है ना, सब अपने अपने रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अलग अलग रेजिमेंट को खड़ा करना स्टार्ट किया, ठीक है, सबको मिक्स करके अब नहीं रखते थे। तो यही हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया, किसके, क्राउन के, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर टू, पावर ट्रांसफर टू क्वीन, ट्रांसफर्ड टू क्वीन, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल होंगे, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, अब वो गवर्नर जनरल नहीं होंगे, अब वो वाइस रॉय होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया, अब वो बन जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और उस टाइम पे कौन था, कैनिन, है ना, उस टाइम पे था कैनिंग। तो कैनिंग था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है कहानी हमारे लॉज की। अब उसके बाद हम डेवलपमेंटल वर्क की बात करें तो और कुछ लॉज भी लाए गए थे, ठीक है, उस डेवलपमेंट वर्क में। तो था एक इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडिया या इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1861 में। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था, एक काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है, वाइसरॉय का एक काउंसिल होगा, जिसमें कुछ लोग होंगे, उसमें इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, और उसको क्या करेंगे, वाइसरॉय को सलाह देंगे, ठीक है। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट हम देखेंगे आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन जब की डेवलपमेंट में, जब हम पॉलिटी करेंगे तब, या हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे इसको, ठीक है, दोबारा। इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में, ये भी 1861 में, इसमें 3 हाई कोर्ट बनाए गए, एक कैलकाटा में, उस टाइम पे कैलकाटा था, एक मद्रास में, उस टाइम पे मद्रास था, और एक बॉम्बे, उस टाइम पे बॉम्बे था, मुंबई, बॉम्बे, ठीक है। इन तीनों जगह पे हाई कोर्ट खोला गया। फिर इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी लाया गया, सिविल सर्विसेज एक्ट, ठीक है,
1861। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट में अब इंडियंस आर अलाउड, इंडियंस आर अलाउड और इंडियंस आर एलिजिबल, ऐसे सीधा लिख देते हैं, इंडियंस आर ऑल्सो एलिजिबल। आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं एलिजिबल, ठीक है, बट इंग्लिश में देना होगा, वो सारी चीज़ें थी भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दे तो सकते हैं लेकिन पढ़ोगे कहाँ से, उतना नॉलेज है आपके पास कि दे पाओगे, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे इसके बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिवॉल्ट को अलग अलग नज़रिए से देखा गया, रिवॉल्ट को अलग अलग नज़रिए से देखा गया अलग अलग लोगों के द्वारा, ठीक है। उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं छोटी सी। तो वीडी सावरकर बोलते हैं अपने बुक में, वीडी सावरकर, ठीक है, उनका बुक था द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उनका बुक था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। और इस बुक में उन्होंने कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, एंड इस बुक में, ये एक बुक था, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि वॉर ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक पहला वॉर था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल था, उन्होंने इसको एज अ फ्रीडम स्ट्रगल माना, किन्होंने, वीडी सावरकर जी ने, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आरसी मजूमदार, मजूमदार, आरसी मजूमदार, ठीक है, इन्होंने इसको रिवॉल्ट को सिपाही म्यूटिनी बोला है, मतलब सिर्फ सिपाहियों ने विद्रोह किया था और कुछ नहीं, ठीक है, इनके हिसाब से, इनके हिसाब से आ, मजूमदार के हिसाब से, और मजूमदार के साथ साथ एक और हैं जॉन शिले, ठीक है, ये भी यही मानते हैं कि सिपाही म्यूटिनी था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं, कार्ल मार्क्स मानते थे कि ये गुस्सा था, है ना, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ एंगर ऑफ इंडियंस, रिजल्ट ऑफ एंगर ऑफ इंडियंस, ठीक है, ये मानते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, रिवॉल्ट को ऐसे माना गया, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या, गुस्सा आएगा इनके बारे में जान के कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि ये एक स्ट्रगल था, स्ट्रगल बिटवीन, स्ट्रगल बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। हम लोग को इन्होंने, इंडियंस को इन्होंने बार्बरिज्म से बिलोंग करते हैं ऐसा बोला, बार्बरिज्म मतलब जल्लादों से, है ना, जाहिलों से। और सिविलाइज किसको बोल रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स को सिविलाइज्ड बोल रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स जो सिविलाइज्ड हैं और हम इंडियंस जो जाहिल हैं, तो जाहिलों और सिविलाइज के बीच में ये लड़ाई थी, स्ट्रगल था इनके हिसाब से, ठीक है, इनके क्या, इसके हिसाब से, ठीक है। तो स्ट्रगल बिटवीन सिविलाइजेशन बार्बरिज्म इसने बोला था, ठीक है, टी आर होम्स ने। तो ये तरीके हैं, और बुक्स तो आपको पता चल गया, वीडी सावरकर का एक बुक है, ठीक है। और बुक्स की बात करें तो आप देखेंगे ग्रेट रेबेलियन, ग्रेट रेबेलियन करके एक बुक था, ठीक है, ये एक बुक था जो लिखा था किसने, अशोक मेहता ने, ठीक है, ये लिखा था अशोक मेहता, ये याद रखिए, ठीक है, इसके ऊपर 1857 के ऊपर। और कौन कौन से बुक्स हैं, तो आप सिपोई म्यूटिनी, मजूमदार का ये बुक भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा आरसी मजूमदार जी का। और 1857 बुक का नाम है 1857, ठीक है, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा है एस एन सेन ने, एस एन सेन ने, ठीक है, तो ये बुक्स है 1857 के ऊपर, ऑलराइट। तो इसी के साथ हमारा 1857 का रिवॉल्ट खत्म होता है, हमने कॉजेज देखा, उसका कोर्स देखा, और उसके बाद हमने देखा कि ये फेल कैसे हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, और उसके ऊपर कौन कौन से बुक्स हैं, सबने इसके बारे में क्या क्या बोला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, ठीक है।
तो गुड बाय।